नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर जितनी चर्चा कर रही है उसके लिए जरूरी सूचनाओं की उतनी ही कमी है। खासकर अफगानिस्तान के आम जीवन से जुड़ी सूचनाएं बहुत कम हैं। महिलाओं के बारे में आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़कर भागने वालों में केवल मर्द दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों को ठीक से देखने और समझने की जरूरत है। भागने वालों में कोई वृद्ध नहीं है, कोई विकलांग नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, औरतें नहीं हैं। 2-4 की संख्या में औरतें दिखाई देती हैं। इन्हें छोड़कर भागने वाले मर्दों के आगे कोई सुनहरी दुनिया नहीं है, लेकिन वे पीछे की बदतर दुनिया में औरतों को छोड़े जा रहे हैं। मर्दों का इस तरह भागना बता रहा है कि भागने के वक्त औरतें आसानी से छोड़ी जा सकती हैं। अगर ये भागने वाले अफगान, अमरीकी या विदेशी ताकतों के मददगार रहे हैं तो फिर कम से कम इनके साथ इनके घर की औरतें वहां से आ रही तस्वीरों में दिखाई दे सकती थीं। काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने के रास्ते तालिबान के कब्जे में हैं। औरतों के लिए घर से निकलकर एयरपोर्ट तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। भारत में पढ़ रही अफगान लड़कियों के ये बयान बता रहे हैं कि वे अपने घर को किस तरह देख रही हैं। रवीश रंजन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ चुकी एक अफगान छात्रा से बात की। बातचीत अंग्रेजी में है, लेकिन आप उनकी चिंताओं को किसी भी भाषा में समझ सकते हैं। As I know from my school classmates and cousins, they are very much in trouble with this situation, and as we know, it's as earlier happened. There was no women rights, and as we sure it will be not in the future. आपकी फैमिली कहाँ पर रहती है, अभी किस हाल में है? My family is like my sister brothers are with me, and my dad is in Badakhshan, so he is he's working there. So, but he's saying everything is fine with me too. We feel comfortable, but still we know when we watch TV and follow the news, nothing is like that our relatives saying. It's really very hard to bear such situation, killing people, and you lost your friends, relatives in front of your eyes. हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने बेंगलुरु की एक छात्रा से बात की। उनका कहना है कि तालिबान के आने से उनके सारे अधिकार फिर से खत्म हो जाएंगे। ना तो वह पढ़ सकती हैं, ना ही अफगानिस्तान में वोट दे सकती हैं। Just thinking about safe of my family and also about my job in Afghanistan. This is two important things that I in these days I think about that. They didn't allow people and also women to work, to study. Because of this, we have a bad experience about them in Afghanistan, and we have a bad image about them. And because of this image, I think I can't study and I can't work in Afghanistan after this. ये आशंकाएं बेबुनियाद नहीं हैं। पिछले 20 साल के दौरान भी वहां औरतों के लिए मुख्य धारा में आना आसान नहीं रहा, तो अब कैसे मान लिया जाए कि तालिबान के राज में आसान हो जाएगा? इस संकट को औरतों की निगाह से देखने पर लगता है कि दुनिया भर के देशों में मर्द नेताओं का समूह भगोड़ा से ज्यादा कुछ नहीं। सलीमा मजारी, जरीफा गफारी और फौजिया कूफी की कहानी आपको कई जगहों पर मिल जाएगी। इन सभी पर जानलेवा हमला हो चुका है। खबर है कि तालिबान ने सलीमा मजारी को गिरफ्त में ले लिया है। ये बल्ख इलाके की जिला गवर्नर हैं। हजारा समुदाय से हैं जो तालिबान के निशाने पर रहता है। तालिबान ने हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा तोड़ दी है। तालिबान अपने रंग में लौटने लगा है। सलीमा एक बार पहले भी तालिबान के कारण ईरान भाग चुकी थीं, मगर अफगानिस्तान के लिए लौट आईं। तालिबान के काबिज होने के कुछ दिन पहले का उनका इंटरव्यू है कि जहां तालिबान होगा वहां औरतें हो ही नहीं सकती। अफगानिस्तान की सबसे कम उम्र की मेयर जरीफा गफारी ने आई न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वे इंतजार कर रही हैं कि तालिबान आएगा और उनकी हत्या कर देगा। उनकी मदद के लिए कोई नहीं, घर और परिवार छोड़कर नहीं जा सकती और कहां जाएंगी। मार्च 2020 में जरीफा को वाशिंगटन में
इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया था। उस मौके पर उन्होंने कहा था कि वे तालिबान के आतंक को नहीं भूली हैं। अफगानिस्तान की संसद की पहली उपसभापति फौजिया कूफी पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। पिछले साल जब तालिबान और अफगान सरकार के बीच शांति वार्ता हो रही थी, उसमें फौजिया भी शामिल थीं। उनका कहना है कि वे आवाज उठाती रहेंगी, दूसरी औरतों की मदद करती रहेंगी। जहाँ तक कि बिल्कुल अभी तालिबान के कब्जे पे आए हैं, तो हमको वहाँ फिर से जाना तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब हमको बिल्कुल पता ही नहीं था, कुछ तैयारी भी करके नहीं आए थे। हमारा घर, हमारा मतलब कुछ भी, मतलब चाहे स्टडी थी, कॉलेज थे, सब चीज़ छोड़ के हम यहाँ आगे सोच रहे थे 1-2 महीने वापस जाएंगे। बट उन चीज़ों का भी अभी तो टेंशन प्रॉब्लम तो है, लेकिन सबसे पहले जो है ये सिक्योरिटी है। फैमिली, मतलब कुछ लोग ऐसा ही है ना कि जैसे ये यहाँ आई है, लेकिन इसकी फैमिली पूरा वहीं पे है। अब ये नहीं वहाँ जा सकते हैं, नहीं वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, सारे एम्बेसी वहाँ पे बंद है। जरीफा गफारी ने इसी 14 अगस्त को ट्वीट किया था। उस ट्वीट से उनके साहस को समझा जा सकता है और चिंताओं को भी। उसके बाद से उनका कोई ट्वीट नहीं है। उन्होंने लिखा है कि इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या है और क्यों है, लेकिन मातृभूमि और राष्ट्र के प्रति मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। फर्क नहीं पड़ता कि यहां कौन है, कितना कठोर है, लेकिन मैं अपने सपनों के लिए खुशी खुशी जीने को तैयार हूं। ये मेरा सपना है कि मैं प्यारे अफगानिस्तान को सुंदर, शांत और प्रगतिशील देखूं। नादिया मुराद का जिक्र करना चाहिए। सीरिया की येजिदी महिला जो आतंकी संगठन आईसिस के चंगुल से भाग निकली और हिंसा से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की वक्ता बन गई। नादिया मुराद को 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अमेरिका और रूस की आपसी दावेदारी में अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया गया। दशकों तक वहां के लोगों को हथियार दिए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। जब उन्हीं के दिए बंदूकों से आतंक फैला तो आतंक मिटाने के नाम पर अफगानिस्तान को फिर से बर्बाद किया गया। और अब 20 साल से वहां लोकतंत्र बना रहे ये देश अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ भाग खड़े हुए हैं। अमेरिका ने उन हजारों अफगान को तालिबान के भरोसे छोड़ दिया है जो उसी के दिए हथियार और पैसे से खतरनाक हो चुके हैं। जिन अफगानों के साथ अमेरिका ने इन 20 सालों में संपर्क बनाया, उनके नेटवर्क का फायदा उठाया, उन्हें भी तालिबान के भरोसे छोड़ दिया है। ऐसे मददगार अफगानों में ज्यादातर मर्द हैं, लेकिन औरतें भी हैं। लारा जैक्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि अमेरिका के लिए काम करने वाली औरतें अपने मोबाइल फोन को नष्ट कर रही हैं, पुरानी तस्वीरों को मिटा रही हैं। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इन औरतों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। वे अमेरिका से पुराने संबंधों के हर निशान को मिटा रही हैं ताकि तालिबान पकड़ न ले। जिन दस्तावेजों के आधार पर उन्हें दूसरे देशों में नागरिकता मिल सकती है, उन्हें भी मिटाना पड़ रहा है। कुछ अमेरिकी कांग्रेस के सीनेटर ने पत्र लिखा है कि अमेरिका के लिए काम करने वाली औरतों को मारा जा रहा है, उन्हें अगवा कर यातनाएं दी जा रही हैं। सेनेटर मांग कर रहे हैं कि इन औरतों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। तालिबान के प्रवक्ता ने आश्वासन दिया है कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, औरतों के खिलाफ हिंसा नहीं होगी, लेकिन उन्हें इस्लामिक कानून के दायरे में रहना होगा। हाथ में AK-47 लेकर कोई यह आश्वासन दे कि सबका सम्मान होगा, तो यह आश्वासन भी तभी तक है जब तक उंगली ट्रिगर तक नहीं पहुंची है। दुनिया के ताकतवर देश उसी पर भरोसा कर रहे हैं जिसका कोई भरोसा नहीं। तालिबान के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख कई लोगों के दिल पिघलने लगे कि ये सुधर गए हैं और इन्हें मौका मिलना चाहिए। जैसे दुनिया भर के नेता खुद को या खुद की सरकार को 2.0, 3.0 कहते हैं, उसी आधार पर तालिबान 2.0 कहलाने लगा है। आतंक का भी कोई नया वर्जन हो सकता है। इन अजीब तर्कों को इसलिए स्वीकार किया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ गए पश्चिमी देशों के फैसलों को सही बताया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन खबर आई कि तालिबान ने महिला एंकरों को हटा दिया है, रोक लगा दी है। ऐसी भी खबरें छप रही हैं कि सुदूर इलाकों में महिलाओं की हत्या हुई है, स्कूल बंद हुए हैं और आने जाने पर पाबंदी लगनी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया और टीवी में अपनी मौजूदगी से तालिबान यह भी संकेत दे रहा है कि प्रोपेगेंडा के खेल में वह भी कूद पड़ा है। आखिर औरतों को लेकर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया के देश तालिबान से अपील कर रहे हैं और भरोसा करना चाहते हैं। बुधवार को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सहित 20 देशों ने साझा बयान जारी कर तालिबान से मांग की है कि अफगान औरतों और लड़कियों को सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव, बर्बरता नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में जो लोग सत्ता में हैं, हम उनसे यह मांग करते हैं कि सुरक्षा की गारंटी दें।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तौर पर हम मानवाधिकारी सहायता देने के लिए तैयार हैं ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। वैसे इस तरह की अपील भी रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय साझेदार अपील करते हैं कि अफगानिस्तान औरतों की सुरक्षा की गारंटी दें। इस पर हिंदू अखबार की सुहासिनी हैदर ने उनसे पूछा है कि आप करेंगे क्या और कैसे करेंगे। म्यांमार में सैनिक तानाशाहों ने चुनी हुई सरकार को बंद कर रखा है, तो उसमें आपने क्या कर लिया? यूनाइटेड नेशंस पे या साझा बयानों से या जो हम सुन रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, यूके से, भारत भी लगातार कहते आ रहा है कि औरतों लड़कियों के बारे में अफगानिस्तान में बहुत चिंता है। उससे मुझे लगता है इस चिंता प्रकट करने से आज की तारीख में ये कोई मायने नहीं रखता है। तालिबान काबुल में आ चुकी है और ये कह चुकी है, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था कि औरतों को शरिया के दायरे में रहना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है हमें देखना पड़ेगा। देखना अभी बाकी है कि क्या वो औरतों को काम पे जाने की इजाज़त देंगे, क्या बच्चियां स्कूल या कॉलेज जा पाएंगी और किस तरह से जा पाएंगी। उनको कुछ ड्रेस कोड होगा, क्या वो अकेले नहीं जा पाएंगी, मतलब उनके पास ऑलवेज एक मेल एस्कॉर्ट होना पड़ेगा। अगर दूसरे देश ये चाहते हैं कि उनकी मदद करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक कि जो यूएन की एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं जो आज भी काम कर रही हैं अफगानिस्तान में, उन पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और अगर रोक टोक हो तालिबान के तरफ से तब फिर बहुत कड़ी, मतलब स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए, स्विफ्ट सैंक्शंस होनी चाहिए या स्विफ्ट दूसरे कंट्रीज को उनसे बात करनी पड़ेगी। दूसरा, जिन लोगों को आज, जो फैमिलीज हैं, जो लेडीज हैं, जो बच्चियां हैं, जिनको घबराहट हो रही है, जो निकलना चाहते हैं, उनके लिए और सहूलियतों की ज़रूरत है। आज के तारीख में हर कंट्री कहती है कि जो हमारे साथ काम कर रहे थे अफगानिस्तान में उनको हम निकाल लेंगे, लेकिन औरों का क्या? पर्टिकुलरली जिनके पास छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो उनके फ्यूचर के बारे में वरीड है, उनका क्या होगा? तो मुझे लगता है स्पेशल वीज़ाज, स्पेशल फ्लाइट्स की ज़रूरत है जो इनके भी तरफ ध्यान थोड़ा दें। तीसरा मैं कहूँगी, जो देश आज के दिन में तालिबान से इंगेज है, मतलब उनकी एम्बसीज खुली हैं काबुल में, जैसे पाकिस्तान है, जैसे रूस है, चीन है, ईरान है, जो अभी भी इंगेज रहते हैं इन तालिबान लीडर्स के साथ, उनके ज़रिए से और उनसे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, दूसरे देशों की तरफ से, उनके साथ फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से, जैसे भारत रशिया और चाइना के साथ रिक में है, एससीओ में है, दूसरे जगहों में है। उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए कि जो वादे आज ये तालिबान दे रहा है औरतों के लिहाज से, वो वादों को पूरा करना चाहिए और उनको उन पे कड़ी मतलब नज़र रखनी चाहिए इस लिहाज से। सिर्फ चिंता करने से ना तालिबान को, ना आज जो शायद बहुत डरे हुए हैं, ना मजलूम औरतों को कोई फर्क पड़ने वाला है। पश्चिमी देश जिस अफगानिस्तान और तालिबान को आतंक और आतंक का अड्डा बताया करते थे, अपना रंग तेजी से बदल रहे हैं। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निक कार्टर ने एक पत्रकार से कहा कि उन्हें दुश्मन कहना बंद करें। वे देहाती लड़के हैं, उनका अपना सम्मान है, वे बदल गए हैं, हमें धीरज रखना होगा, समय देना होगा। 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति का बयान देख रहा था, आप भी पढ़ें। उस पूरे बयान में राजदूत जी तालिबान का नाम नहीं लेते हैं, पार्टीज कंसर्न बोलते हैं। हिंदी में मतलब हुआ संबंधित पक्ष। यह विचित्र बात है, अगर भारत के लिए तालिबान अब एक आतंकी संगठन है तो खुलकर बोलना चाहिए। तालिबान पर खुलकर बात ना करने की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन इनका उनका इस तरह का संबोधन क्यों चल रहा है? इसी भाषण में राजदूत तिरुमूर्ति के बयान का एक हिस्सा क्या यह इशारा नहीं करता है कि भारत तालिबान की सरकार को मान्यता देने की बात करने लगा है, बिना नाम लिए, सिर्फ इन शर्तों पर आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस होगा। सब जानते हैं कि अभी तक जो दिख रहा है वहां एक ही ताकतवर पक्ष है, वो है तालिबान का। We also hope that there is an inclusive dispensation which represents all sections of Afghan society, voices of Afghan women, aspirations of Afghan children,
and the rights of minorities must be respected. A broader representation would help the arrangement gain more acceptability and legitimacy. न्यूयॉर्क में पीटीआई की योशिता सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि अफगानिस्तान में नई तालिबान लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं और उससे कैसे डील करेंगे। How does India view and deal with the Taliban leadership now in Afghanistan, and also the terrorist safe havens and sanctuaries in Pakistan have been a cause of concern for countries in the region and India as well. Now with the Taliban regime, how do you see the security situation? Are you concerned that the Pak-based terrorists can exploit the situation in Afghanistan? Thank you. Well, at the moment, we are, like everybody else, very carefully following developments in Afghanistan. I think our focus is on ensuring the security in Afghanistan and the safe return of Indian nationals who are there. So that is really what has been very much the focus of my own engagements here, talking to the UN Secretary General, to other colleagues who are here, as well as with the US Secretary of State a few days ago. आप इस संकट पर भारत के बयानों को देखिए, इसी टाइप के जवाब हैं कि नजर रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर क्या सोच रहे हैं, वहां जो सैकड़ों भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, लोग हैं, उनके बारे में क्या कर रहे हैं, ये सब नदारद है। तालिबान ने भारत के साथ व्यापार पर रोक लगा दी है, इससे अरबों रुपए का कारोबार प्रभावित हो गया है। भारत की इस वक्त जो प्रतिक्रिया है वो वही है जो तालिबान के सत्ता में आने के पहले थी। इसी 29 जुलाई को राज्यसभा के सांसद पी भट्टाचार्य ने विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा था कि भारत सरकार का तालिबान पर क्या रुख है जो अफगानिस्तान में सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। तो विदेश मंत्रालय का जवाब है कि एक निकटतम पड़ोसी और रणनीतिक साझीदार होने के नाते भारत के पास संप्रभु, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान का समर्थन करने के लिए एक स्थायी नीति है। भारत एक समावेशी अफगान के नेतृत्व में, अफगान के अधीन और अफगान के द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से एक स्थायी राजनीतिक समाधान की ओर ले जाने वाली सभी शांति पहलों का समर्थन करता है, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। सवाल तालिबान को लेकर था, लेकिन जवाब में तालिबान का जिक्र तक नहीं है। हालात बदल गए हैं मगर जवाब नहीं बदला है। हमने राज्यसभा और लोकसभा की वेबसाइट पर सर्च किया, अगर हमसे कोई चूक नहीं हुई है और सर्च ने सही बताया है तो जानकारी हैरान करती है। लोकसभा में एक भी सवाल तालिबान को लेकर नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया, अगर वहां फंसे हजारों भारतीयों की चिंता में भारत सरकार कुछ नहीं बोल रही है तो फिर इसी का जवाब दे कि अपने नागरिकों को लाए बिना दूतावास क्यों बंद किया गया। जब पता था कि तालिबान काबुल की तरफ बढ़ने लगा है, तभी से नागरिकों को वापस लाने का काम शुरू क्यों नहीं किया गया। अगर आपको लगता है कि राजनयिक मामलों में सारी बातें नहीं कही जाती हैं, तो आप अमेरिका और ब्रिटेन के प्रेस का कवरेज देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बयान दे रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, उनकी घोर आलोचना हो रही है। इस बात के लिए बाइडेन को जवाबदेह ठहराया जा रहा है कि अफगानिस्तान की औरतों को तालिबान के भरोसे छोड़ा है। इन देशों के नागरिक भी अफगानिस्तान में फंसे हैं, उन्हें भी खतरा है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। ब्रिटेन में गर्मी की छुट्टियों के कारण संसद बंद थी, लेकिन बुधवार को अफगानिस्तान पे चर्चा के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्यवाही शुरू कर दी गई। 2013 के सीरिया संकट के बाद पहली मर्तबा गर्मी की छुट्टी रद्द कर हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक बुलाई गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भी बैठक बुलाई जा रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स में वो सांसद भी हैं जो अफगानिस्तान में काम कर चुके हैं। इसमें मौजूदा और पूर्व नेता भी हैं। सदन में सांसद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पसीने छुड़ा रहे हैं। सदन का माहौल बता रहा है कि सांसद अफगानिस्तान के सवालों को लेकर उत्तेजित हैं। सांसद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को खूब सुना रहे हैं कि अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों का वापस लौट आना अपमानजनक है, विनाशकारी है, शर्मिंदगी की इंतहा है। सवाल उठ रहा है कि बोरिस जॉनसन ने इस संकट में किस तरह के कदम उठाए। जॉनसन ने भले ही जांच की बात नहीं मानी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने सबकी बात सुनी। लेबर पार्टी के नेता का बयान सुन सकते हैं, फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना सिलेबस और परीक्षा के विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले
भारत के नेता अफगान संकट पर किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। To see their commander-in-chief call into question the courage of men I fought with, to claim that they ran. It's shameful. Was our intelligence really so poor? Was our understanding of the Afghan government so weak? Was our knowledge of the position on the ground so inadequate? Or did we really believe this? Or did we just feel that we had to follow the United States and hope that on a wing and a prayer it would be all right on the night? जिन देशों की नीतियों से अफगानिस्तान बर्बाद हुआ, उन देशों में ही ज्यादा बहस हो रही है। वहां की सत्ता का खेल उजागर किया जा रहा है और समाज का बड़ा हिस्सा शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा है। The chaotic, ghastly departure, the way that people were falling off the aircraft in their determination to get away and the helicopter shipping people out, says terrible things about the values that we hold and those who we wish to protect. So this is a shame on all of us, not just America, but also the whole of NATO and here for us in this house. ये स्तर है उन देशों का जो विश्व गुरु नहीं है। 7 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट पर कुछ नहीं बोला है कि तालिबान उनकी नजर में आतंकवादी है या नहीं। उधर हिंदी प्रदेश में जमीन पर इस संकट का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कुछ बीजेपी नेताओं के बयान से आप समझ सकते हैं कि यह संकट हिंदू मुस्लिम सिलेबस के काम आने वाला है। भारत सरकार अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ ये नेता भारतीयों को अफगानिस्तान भेजने के बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में तालिबान का जिक्र आतंक से जोड़कर कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार अभी तक तालिबान का जिक्र आतंक के साथ नहीं कर पा रही है, तालिबान का नाम नहीं ले पा रही है। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। अपने नहीं तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आप क्या अफगानिस्तान में अपने देश की बात करें, 50 रुपए है वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर पेट्रोल तो है कम से कम। लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाए, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। यहाँ कितनी खूबियाँ हैं तब पता चलेगा। वहाँ किस तरह से माने जंगल में भी एक कानून होता है, किस तरह का राज हो गया है, जहाँ न महिलाओं का अधिकार है, स्कूल कॉलेज को उड़ाया जा रहा है और लोग बदआभास हैं। हवाई जहाज के पंखुड़ियों पर बैठ करके लोगों को भागना पड़ा है और 3 आदमी गिर के इसके कारण मौत हो गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हर तर्क को इसी आधार पर तैयार किया जाता है। ऐसे तर्कों और इन तर्कों से तैयार गोदी मीडिया जनता की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। वह दिन भी आएगा जब आप ही कहेंगे कि 110 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता है, इसे 220 रुपए होना चाहिए, नहीं तो भारत अफगानिस्तान हो जाएगा। मूर्खता की एक खूबी होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। विद्वता की यही कमी है, उसकी सीमा होती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सुविधा के लिए भारत सरकार को जल्दी बता देना चाहिए कि तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं, बाकी ब्रेक ले लेना चाहिए। तालिबान के दोबारा उभरने का सबक भारत के लिए भी है। जहां भी धर्म के सहारे राजनीति होती है, वहां राजनीति का सत्यानाश हो जाता है, धर्म का चेहरा बदल जाता है, देश पीछे चला जाता है। यह बात काबुल के लिए ही नहीं, दिल्ली के लिए भी सही है। बात बात में काबुल भेजने वाली जमात ही नहीं है, उस जमात को खुराक देने वाली जमात भी है। तालिबान के तालिबान बनने के राजनीतिक कारणों को समझा जा सकता है, लेकिन उसके आतंकवादी होने को लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।
काबुल एयरपोर्ट पे तालिबान और उसकी तालिबानी शरीयत के कानून से खौफजदा आम अफगानी मुसलमान कई दिन तक मुल्क छोड़ के भागने की कोशिश करते रहे। क्या खौफ होगा तालिबान का कि किसी भी कीमत पे वहाँ से भागने के लिए कुछ जहाज़ के डैनों तो कुछ उसके पहियों से चिपक गए और आसमान से गिर के चीथड़ों में बदल गए। हिंदुस्तान में तालिबान के हिमायती मौलाना इन खौफजदा लोगों को अमरीकी एजेंट बताते हैं। वो अमेरिका के लोग थे जो अमेरिका के साथ भागने को तैयार, जिनको अमेरिका रोटियां खिला रहा था और माल दे रहा था, डॉलर दे रहा था, वो चूंकि डरे हुए हैं, हालांकि उनको भी माफ़ कर दिया है अफगान तालिबान ने। वहाबी सोच के तमाम मौलाना हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों के कातिल तालिबान की हिमायत में उतरे हैं। कह रहे हैं कि अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। कुछ तो उनकी तुलना पैगंबर मोहम्मद साहब से कर रहे हैं। जो मदीने में हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वही नक्शे पे आज तालिबान चल रहे हैं। ये खुशी की बात है। जो मदीने में हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वही नक्शे पे आज तालिबान चल रहे हैं। ये खुशी की बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने तो तालिबान के खूनी इतिहास को भुलाकर उन्हें एक तरह से अहिंसा का पुजारी बताया और उनके अफगानिस्तान पे कब्जा करने पे उनको हिंदुस्तान से सलाम भेजा। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। यूँ तो अफ़गानिस्तान में मुस्लिम आबादी 97.07% है और गैर मुस्लिम सिर्फ 0.3% हैं। अफ़गानिस्तान में पश्तून, ताजिक, हज़ारा, अलमाक, तुर्कमेन और बलोच कबीले हैं जिनमें वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। वहाँ उदार इस्लाम और कट्टर इस्लाम के बीच भी लड़ाई है। लेकिन अब अफ़गानिस्तान में मुसलमानों की आपसी लड़ाई भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति की खुराक बन रही है। अब जैसे तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। यूपी में योगी सरकार ने जिन 4 जगहों पे एटीएस का सेंटर कायम करने का फैसला किया, उनमें देवबंद भी एक है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के हेड ने इसे भी तालिबान से जोड़ दिया। इससे साफ है कि तालिबान कैसे यूपी की सियासत में आ गया है। उन्होंने लिखा कि यही वक्त की मांग है कि इतिहास से सीख लेकर हम उससे 2 कदम आगे चलें। तालिबान की बर्बरता को देखते हुए योगी जी की सरकार ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रदेश भर से चुने गए बहादुर एटीएस अफसर होंगे। ऐसी दूरदृष्टि केवल हमारे योगी जी में ही मिलती है। तालिबान शिया और सूफी मुसलमानों को मुस्लिम नहीं मानते। अफगानिस्तान में हाजरा कबीले के लोग पर्शियन शिया मुसलमान हैं। अफगानिस्तान में उन पे हमलों का पुराना इतिहास है। तालिबान पे तमाम शिया मुसलमानों के कत्लेआम के इल्ज़ाम हैं। इसी तरह वहाँ सूफियों का ज़बरदस्त प्रभाव रहा है, लेकिन तालिबान ने बड़े पैमाने पे सूफी मुसलमानों की हत्याएं की हैं। इन्हें सिर्फ निहत्ते आवाम को मारा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है। ये इस्लाम के नाम पर धब्बा है, इस्लाम के नाम पर कलंक है। और जो भी इनकी हिमायत कर रहा है वो बहुत गलत हिमायत कर रहा है, और ये वही लोग हिमायत कर रहे हैं जो यजीद के हामी हैं। हिंदुस्तान के कुछ मौलानाओं को लगता है कि जिस तरह हिंदी फिल्म के आखिरी सीन में अक्सर प्रेम चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हो जाया करता था, उसी तरह तालिबान का भी हृदय परिवर्तन हो गया है। अच्छा, मान लीजिए हो गया है, लेकिन जिन हज़ारों हजार लोगों को, बेगुनाहों को उन्होंने कत्ल किया है, उसकी सज़ा किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी? फिर अफगानिस्तान में इतने सारे कबीले हैं, कुछ लोग हथियार लेके गए और काबुल पे कब्जा कर लिया। उन कबीलों को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं मिलेगा? बस आपने हिंदुस्तान से उनको सलाम भेज दिया। ये ना तो लोकतंत्र है और ना ही इस्लाम। देवबंद में अशोक कश्यप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।